नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। मन की बात के जगह काम की बात कर लेते तो देश हित में होता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चंद शब्द ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। इस ट्वीट ने प्रधानमंत्री मोदी को कई सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ सच में सौतेला व्यवहार करती है? क्या हेमंत सोरेन के इस ट्वीट से अन्य गैर बीजेपी शासित राज्य भी ताल्लुकात रखती है? क्या हेमंत सोरेन ने कई राज्यों के हाल को इसी ट्वीट के जरिए दर्शाया है? इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों का जायजा ले रहे हैं। बीते 4 दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राज्यों में कोरोना संक्रमण को लेकर किए जा रहे उपायों पर चर्चा की। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की और राज्यों में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। इसके पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों से बात कर चुके हैं। उन्होंने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल से भी बात की। इनमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और तेलंगाना के मुख्यमंत्री शामिल रहे। हर बार की ही तरह इस बार भी प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात और नियंत्रण पर चर्चा की है। पिछली बार प्रधानमंत्री के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत हुई, जिस पर सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए लिखा था, सिर्फ मन की बात हुई, काम की बात नहीं हुई। जिसके बाद से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया था। इस राजनीतिक तूफान के गुजर जाने के बाद का सन्नाटा बहुत ही जानलेवा है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ बोलते रहे और सुने नहीं, ये ठीक नहीं है। ठीक कहा है मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने कि आप मन की बात करते रहे और आपने मुख्यमंत्री जी को सुनने का काम नहीं किया। ये तो ठीक नहीं है, संघीय ढांचे के लिए बहुत नुकसानदेह है। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी को मन की बात और मनमानी छोड़नी चाहिए। हम पिछले कई वर्षों से कहते आ रहे हैं कि आप मन की बात और मनमानी मत कीजिए, और इस मन की बात का कोई फायदा नहीं हुआ है देश को। आज देश पूरी तरह संकट के चौराहे पे खड़ा है और आप अभी भी मन की बात और मनमानी करते जा रहे हैं। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ट्वीट पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता चिल्पों कर रहे हैं, ये इनके समझ से बाहर है। ये कोई पति पत्नी का प्रेम हो रही है जो प्राइवेसी लीक होने से नुकसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी एक तरफा संवाद करते हैं, मन की बात करते हैं, यही तो कहा माननीय हेमंत सोरेन जी ने। इसमें कौन सी प्राइवेसी हो गई जिसके लीक हो जाने से भारतीय जनता पार्टी का दिल जो है काफी दहल रहा है। वहीं इस ट्विटर वार में बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी ने सीएम के शिक्षा पर ही सवाल उठा दिए। बीजेपी का कहना है कि वो तो कहो कि पिताजी थे तो इंजीनियरिंग कर ली, नहीं तो वो अपने स्तर से कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके साथ ही बीजेपी ने राज्य में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक ट्वीट देखकर काफी दुख पहुंचा। देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राज्य की स्थिति की जानकारी ली और उन्हें सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री ने जिस जिम्मेदार पद पर बैठते हुए जिस तरह गैर जिम्मेदारी का उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दिखाया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। कल प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी मुख्यमंत्री से बात की और राज्य के हालात के संबंध में जानकारी ली कि कोरोना का संक्रमण किस स्तर पर है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। लेकिन आज जिस तरह से हेमंत सोरेन का ट्वीट आया प्रधानमंत्री के बातचीत को लेकर कि अगर प्रधानमंत्री ने मन की बात की बजाय काम की बात की होती तो समझ में आती, तो मुख्यमंत्री जी आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपकी बुद्धि का स्तर इतना नीचा है कि राज्य की जनता इस बात को भली भांति समझती है कि कोई व्यक्ति अपने
पिता के पैरवी पर एडमिशन तो करा लेता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन उसकी औकात नहीं होती कि खुद के बल पर वो इंजीनियरिंग की परीक्षा भी पास कर जाए। ड्रॉप आउट है आप। जाहिर सी बात है, झारखंड की मौजूदा सरकार को कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में केंद्र का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने की स्थिति में क्या झारखंड की जनता यूं ही तिल कर रफ्ता रफ्ता मरने को मजबूर होती रहेगी? क्या झारखंड की जनता को महज लोकतंत्र में आस्था रखने की सजा मिल रही है? मुश्किल वक्त ये भी गुजर जाएगा, लेकिन लोकतंत्र में आस्था रखने वाली पब्लिक सब कुछ जानती है। बस इंतजार है अगले लोकतंत्र के महापर्व का, जिसमें जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज, रांची। तो ये रिपोर्ट देखा आपने, और इस रिपोर्ट को देखकर यह स्पष्ट मालूम चल रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण के दौरान राज्यों में की जा रही स्वास्थ्य उपायों और तमाम गतिविधियों पर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। बीते 4 दिन में उन्होंने 15 मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमाम राज्य शामिल हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या मौजूदा केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारों के साथ बीजेपी शासित राज्य सरकारों के बीच में कोई अंतर कर रही है? किसी तरीके का मनमुटाव है, किसी तरीके का सौतेला व्यवहार कर रही है? स्वास्थ्य संसाधनों के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री की यह जो प्रतिक्रिया ट्विटर पर निकल कर आई है, आखिर कौन से हालात रहे हैं जिन हालातों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मजबूरन ट्वीट करना पड़ा? जहां अरविंद केजरीवाल को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने नसीहत दे डाली थी कि यह बातचीत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में है, इसे आम जनता या मीडिया के लिए जारी करना उचित नहीं है, और अरविंद केजरीवाल ने माफी भी मांगी थी। इस घटना से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस एक ट्वीट ने कैसे और क्यों भूचाल खड़ा कर दिया? हमारे साथ गिरिडीह से भारतीय जनता पार्टी के कट्टर विरोधी माने जाने वाले और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और कह सकते हैं हेमंत सोरेन के काफी करीबी सुदीप कुमार सोनू जुड़े हुए हैं। सुदीप जी, पहला सवाल, क्या वजह रही, किन हालातों में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से बातचीत करने के फौरन बाद यह ट्वीट करना पड़ा? ऐसी कौन सी परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार रही? देखिए सर, मैं ये नहीं जानता हूं। सबसे पहले तो तमाम दर्शकों का अभिनंदन और नमस्कार। मैं ये नहीं जानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बैठकों के प्रोटोकॉल में किन बातों को प्रकाश में लाना उचित है और किन बातों को प्रकाश में लाना उचित नहीं है। मैं सिर्फ यह जानता हूं कि एक मुख्यमंत्री जो अपने राज्य की 3.5 करोड़ जनता के दुख दर्द से परेशान है, उसने अपनी भावनाओं को एक ट्वीट के माध्यम से अभिव्यक्त किया था, और मुझको ये कतई नहीं लगता है कि यह किसी प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला बनता है। किसी दो नेताओं के बीच हुई बात में यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है और वो अपने निजी, अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से अगर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी आवाज को दबाने का प्रयास है, डिसेंट को न सुनने का प्रयास है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी परिस्थितियां बनी, चाहे अरविंद केजरीवाल साहब ने मीटिंग में अपना संतोष जाहिर किया था, कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल के कंसर्न और गैर भाजपा शासित राज्यों के इस कंसर्न को पुष्ट किया है कि ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए केंद्रीय स्तर पर जो टास्क फोर्स बनाई गई, उस टास्क फोर्स में ये देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नहीं हैं। तो मेरा कहना इस बात का है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को अगर ये मान रहा है कि गैर भाजपा शासित राज्यों के प्रति केंद्र सरकार की जो उपेक्षा का रवैया है, इस रवैये को दूर करने के लिए एक ऐसी टास्क फोर्स का गठन किया जाए जिसमें गैर राजनीतिक लोग हैं। तो हम भी इसी बात को बार बार आपसे यह कहना चाहते हैं आपके माध्यम से
कि झारखंड के नागरिक भी भारत के नागरिक हैं, जितनी गुजरात के नागरिकों की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नागरिकों की होनी चाहिए। मैंने पिछले बार के संभाषण में आपसे यह जिक्र किया था, रूपानी साहब को ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति के लिए जो पत्र लिखा गया था वो 26/4 का पत्र था कि ऑक्सीजन सिलेंडर और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का कंटेनर हमारे पास टैंक्स नहीं है, जो कि गुजरात के मैन्युफैक्चरर्स को आदेश दिया जा चुका था परचेज का, लेकिन उनके यहाँ से नहीं आ रहा है। हमारी इस मामले में कोई मदद नहीं हो पाई और आज भी ऑक्सीजन टैंकर्स और सिलेंडर्स की कमी से झारखंड जूझ रहा है। दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैंने बताया था कि हमें रेमडेसिविर आयात के लिए मंजूरी चाहिए थी, जो मंजूरी नहीं मिली, और सेंट्रल पूल से रेमडेसिविर या कोविशील्ड या कोवैक्सीन का जो कोटा निर्धारित हो रहा है झारखंड के लिए, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और किस तरीके से हो रहा है मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 3,67,000 डोज मई महीने के लिए मात्र हमें मिली है। आप चाहें तो मैं वो पत्र भी आपको दिखा सकता हूँ। तो 3 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले राज्य में अगर 3,67,000 डोज मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये मांग और आपूर्ति के बीच में ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहावत को चरितार्थ करता है। तो मैं यही बार बार कहना चाहता हूं कि यह आपदा का समय राजनीतिक विद्वेषों को निकालने का समय नहीं है, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का समय नहीं है। मैं आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से, हाथ जोड़कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, झारखंड के नागरिक हम भी आप ही के नागरिक हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी आप ही हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी आप ही हैं। आप झारखंड को इस उपेक्षा से बाहर निकालिए। झारखंड के लोग भी आप ही के बाल बच्चे हैं। झारखंड के लोगों को आप अपने बाल बच्चों की तरह से समझकर मदद कीजिए। इस आपदा काल में झारखंड की जनता निश्चित रूप से आपकी ऋणी रहेगी। हेलो, सुदेव जी, लोकतंत्र के दो महापर्व, एक 2019 में हुआ और दूसरा महापर्व 2020 में 2019 के दिसंबर महीने में ही मनाया गया। मई और दिसंबर दो महापर्वों के बीच में जनता के चुनाव में फर्क हुआ। 2019 के मई महीने में जनता ने लोकतंत्र के महापर्व में एक पार्टी विशेष को केंद्र सरकार में केंद्र की सत्ता सौंपी और उसी साल के दिसंबर महीने के महापर्व में उसी जनता ने झारखंड की सत्ता महागठबंधन को सौंपी। आपको क्या लगता है कि जनता ने इन दो अलग अलग धुरी के दलों को अलग अलग जगहों पर बिठाकर जनता से गलती हुई, या कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राजनीतिक विद्वेष सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और शायद उसका नुकसान झारखंड की जनता को उठाना पड़ रहा है? देखिए, जनता जनार्दन के फैसले लोकतंत्र के सर्वोच्च फैसले हैं। जनता जिन लोगों को चुनकर भेजती है, जनता जनार्दन के फैसलों पर कतई सवाल नहीं होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता के आदेश से ही सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। तो मैं ये तो कतई नहीं कहता हूं कि मई 2019 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली अप्रत्याशित सफलता और नवंबर 2019 के चुनाव में राज्य विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली अप्रत्याशित सफलता के बीच में कहीं कोई तारतम्य है। जनता का अपना विचार है, जनता का अपना मैंडेट है। जनता ने जो राज्य हित में उचित समझा उन्होंने किया, जो उन्होंने देश हित में उचित समझा उन्होंने किया। उनके आदेश हमारे सबके सर माथे पर। लेकिन मैं सिर्फ ये जरूर कहना चाहता हूं कि हाल के दिनों में पिछले कुछ वर्षों से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात आज तक जिसके आधार पर यह देश चलता रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दरार आती चली गई। कहीं ना कहीं एक डबल इंजन का जुमला उछाला गया कि जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकारें होंगी, केंद्र और राज्य की सरकारें एक होंगी, वहां पर विकास की गति तेज रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वो तमाम जो टीम है जो प्रचार में लगी रहती है, वो डबल इंजन के जुमले को बड़े जोर से उछालती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस डबल इंजन की बात को जनता के समक्ष रखने के पीछे कहीं ना कहीं मंशा इस बात की होती है, लोकतंत्र में धमकाने की होती है
कि अगर राज्य में आपने डबल इंजन की सरकार बनाई तब तो आपके राज्य का अपेक्षित विकास होगा। अगर आपने राज्य में डबल इंजन की सरकार नहीं बनाई तो केंद्र सरकार से मिलने वाली सहूलियतें समाप्त कर दी जाएंगी। मैं एक और बुनियादी बात की और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कुंदन जी। आपको याद होगा कि पहले पूर्व के समय में प्लानिंग कमीशन होता था। प्लानिंग कमीशन पूरे देश के तमाम राज्यों की आबादी, उनकी आधारभूत संरचनाओं की स्थिति, उनके नागरिकों के जीवन स्तर के आधार पर केंद्र से मिलने वाली सहायता राशि का आवंटन करता था। लेकिन जब से ये एनडीए की नीति सरकार आई है तब से उस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और एक नीति आयोग बन गया है। और ये नीति आयोग किन पैरामीटर्स के आधार पर राज्यों को मिलने वाले आवंटित होने वाली राशि का निर्धारण करता है, ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर शायद हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ही दे सकते हैं। और मैंने ये स्पष्ट देखा है कि हाल के दिनों में इस नीति आयोग के माध्यम से राज्यों को मिलने वाली जो राशि थी, उनके जो आवंटन थे, उसमें ये स्पष्ट दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को ज्यादा आवंटन मिलता है, अधिक मात्रा में मिलता है, और जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वो उपेक्षित रह जाते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था और अब भी ये कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक महान बड़े बोले सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि केंद्र सरकार ने झारखंड को 4 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी थी। मैं कागजात लेकर बैठा हूं कुंदन जी, और मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि ये पीएसए प्लांट जो लगना था डिस्ट्रिक्ट में, ये सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी, ए बॉडी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इसके माध्यम से लगना था। द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वाज लिमिटेड टू इंश्योर द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैड कंप्लीटेड द सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट। खाली राज्य सरकारों के पास इतना ही काम था कि वो इनके लिए एक लिमिटेड रोल में थी। और आज निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट कर दिया कि 4 ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे, और आज इस बात का रोना रो रहा है झारखंड के नेता कि 531 ऑक्सीजन संयंत्र जो जिला अस्पतालों में लगने थे, वो जिला अस्पतालों में संयंत्र नहीं लगे। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि अमित मालवीय जी के नेतृत्व में जो ट्रोल आर्मी चल रही है, अनिल मालवीय जी के नेतृत्व में जो फेक न्यूज की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं, इसी फेक न्यूज से पूरे के पूरे देश को और झारखंड को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं फिर ये दोहराकर कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 18 रैलियां बंगाल में करते हैं। 18 रैलियों के बाद देश के 15 मुख्यमंत्रियों से वो बात भी करते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन 15 मुख्यमंत्रियों में सारे मुख्यमंत्रियों की रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने ट्विटर पर अपने मन की बात कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्रियों से क्या बातें की हैं, ये तो गोपनीय विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जानते हैं, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री जानते हैं। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि इन तमाम कवायदों के कोई फायदे धरातल पर नहीं है, जमीन पर नहीं है। आज भी हमारी स्थिति त्राहिमाम की बनी हुई है। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब ऑक्सीजन के वितरण के लिए एक टास्क फोर्स बना दिया गया है, तो उसके बाद झारखंड का कोटा 130 मेट्रिक टन पर डे किया गया है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि 130 मेट्रिक टन पर डे में झारखंड की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो बस हम तो आपसे यही आग्रह करना चाहेंगे, आपके माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना चाहेंगे कि जिस तरीके से ऑक्सीजन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन हुआ है। सुदीप जी जी बताएं, कुंदन जी बताएं। सुधीर जी, मेरा मानना है कि अगर आप सलाह मांगेंगे तो आपको 1000 सलाह मिलेंगे, लाखों सलाह मिल जाएंगे, लेकिन मदद मांगने चलेंगे तो शायद आपको मदद ना मिल पाए। बाबूलाल मरांडी ने एक सलाह मुख्यमंत्री को दी और मुख्यमंत्री को उन्होंने राज्य में लॉकडाउन करने की सलाह दे डाली। क्या इस ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से या स्थानीय नेतृत्व से किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी राजनीतिक शख्सियत के द्वारा संपर्क करके राज्य के स्वास्थ्य हालातों के संबंध में मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं के बारे में पता किया है या जानने की कोशिश की है, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय स्थापित कर झारखंड की जनता की जरूरतों को पूरा कराया जा सके? आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी कद्दावर नेता हैं, हमारे जिले के हैं।
मेरा बड़ा सम्मान उनके प्रति रहता है। लेकिन मैं आपसे एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर में किसी व्यक्ति की वो हैसियत नहीं है कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सलाह दे सके। बाबूलाल मरांडी जी जिस ट्वीट को कर करके मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को सलाह देते हैं, मैंने तो बारंबार उनसे आग्रह किया है कि एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी टैग करके ट्वीट कर दें कि झारखंड की वास्तविक स्थिति क्या है। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी बात पूरी हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन के वितरण के लिए टास्क फोर्स बनाई है, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक टास्क फोर्स का गठन करे जिसमें वैक्सीन की आपूर्ति और वितरण को भी नियमित किया जा सके। जो विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहे हैं, विदेशों से जो ऐड आ रहा है, वो किन राज्यों में जा रहा है, कहां जा रहा है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी फिलहाल इस आपदा के काल में इन कोविड रिलेटेड तमाम चीजों, वैश्विक महामारी से संबंधित तमाम चीजों के वितरण को अपने हाथ में या अपनी निगरानी में ले ले, तो हमें लगता है कि हमारी आधी समस्याओं का समाधान यही हो जाएगा। और रह गया आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के लॉकडाउन के सुझाव का, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जीवन और जीविका दोनों को चलाने के लॉकडाउन के स्वरूप का एक निर्धारण किया है, जिससे कि जीवन भी बचे और जीविका भी चले। और झारखंड में अभी भी ये लॉकडाउन चल रहा है। आदरणीय बाबूलाल जी के सुझाव जो हैं वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य हो सकते हैं, मैं ये मानता हूं। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि उनके सुझावों की जरूरत ज्यादा केंद्रीय नेतृत्व को है, दिल्ली में बैठे लोगों को है, झारखंड के लोगों को कम है। और आदरणीय बाबूलाल जी अगर झारखंड की जनता का कुछ हित करना चाहते हैं तो झारखंड के इन मुखर सवालों पर, झारखंड की इन बुनियादी जरूरतों पर अपने केंद्रीय नेतृत्व की आंख में आंख डालकर कहें कि स्टेट फर्स्ट, झारखंड के नागरिक पहले, बाकी चीजें बाद में होंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड को उसका हक हिस्सा दे दीजिए। जी कुंदन जी। सुदीप जी, सवाल कई हैं और उन सवालों के जवाब जनता भी जानना चाहती है। और जाहिर सी बात है कि जनता के सवाल के जवाब जब नहीं मिलते हैं तो उसे इंतजार होता है लोकतंत्र के महापर्व का, और अपने सवालों के जवाब वो खुद से उस महापर्व में ढूंढ कर निकाल लेती है। और जाहिर सी बात है झारखंड की जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है, और किन परिस्थितियों में झारखंड की जनता कोरोना वायरस के साथ संघर्ष में जूझ रही है और इस संघर्ष में जीत हासिल करने के रास्ते की तलाश की जा रही है। सुधीर जी, आप हमारे साथ जुड़े और इन तमाम मुद्दों पर आपने हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे इस चर्चा में बस इतना ही। हम कल किसी दूसरे खास मुद्दे के साथ फिर आपके साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।